हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, यह क्लास लाइव होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास लाइव नहीं हो पाई है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अपलोडेड फॉर्म में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों, जो टीएसटी पीएचडी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वह अभी उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से सभी लोगों के मन में यह भाव आ रहा था कि आखिर पेपर होगा कि नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा रहे थे। इसकी वजह से मैंने भी क्लासेस रोक दी। और इसका दूसरा जो कारण था कि मेरी तबीयत भी नहीं सही थी। ठीक है, अभी हम ठीक हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग बनने वाला है, हालांकि इतना जल्दी तो नहीं बनेगा। अभी आपको लगभग मान के चलिएगा 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने में आप लोग अपनी तैयारी देख लीजिए, कहाँ तक आप लोगों की तैयारी हो गई थी और कहाँ आप लोग ब्रेक कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कुछ दिन तक पढ़ाई रुक जाती है तो जो है सब कुछ भूलने लगता है कि सब कुछ तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर जो है सही से जो है आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बना रहता है, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग डेली 9 बजे जुड़ा करें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर सामाजिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, हालांकि ये अपलोडेड फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस पे एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, व्याख्या भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो संवैधानिक विकास देखेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे और भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इससे संबंधित आप लोगों को लगभग 30 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो है कि आपका 189 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, 189 नंबर से आप लोगों को दिख रहा होगा। हालांकि इसके जो पहले के प्रश्न थे वह कुछ और टॉपिक के थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर हो सकता है कि देखें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या अपने मन में तुरंत इसे सोचने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं इस पे रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन दिया गया है बम्बई यानी कि मुंबई, दूसरा है आपके लिए कोलकाता यानी कि कलकत्ता, तीसरा है आपका कोचीन और चौथा दिया है मद्रास। तो वह स्थान आपको बताना था जहां पर नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है खुला विद्रोह किया था। तो वह दोस्तों कौन सा स्थान है? तो वह है आपका बम्बई यानी कि मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा। रॉयल इंडियन नेवी यानी कि भारतीय शाही नौसेना ने बम्बई में 18 फरवरी 1946 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। इसे जल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह भी कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 191। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड ब्रिकेनहेड या लॉर्ड इरविन? सी कह रहा है कि लॉर्ड पाल्मर स्टोन। डी है आपके लिए लॉर्ड लिनलिथगो। हालांकि दोस्तों ये आपकी जो है हिस्ट्री में पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन ये संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो है आपके पॉलिटी के अंतर्गत भी बन जाता है। ठीक है, तो 191 के लिए दोस्तों यदि हम लोग बात करें, तो क्रिप्स मिशन के समय भारत के जो वायसराय थे वह थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसके लिए क्या बनेगा? आंसर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये 192 नंबर का, और ये एक प्रकार से कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, आपको इसको जो है काल यानी कि आपको तिथि के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित
उपस्थित करना है। पहला देखिए इसमें जो दिया गया है कम्युनल अवार्ड है, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चौथा इसमें है गांधी इरविन वार्ता। तो इसमें आप यदि देखेंगे तो सबसे पहले जो हम लोगों का इसमें आएगा देखिए इसमें साइमन कमीशन, ठीक है। क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा दोस्तों, ठीक है। क्या आएगा पहला? तो हम लोगों का साइमन कमीशन आएगा, यानी कि हम लोगों का पहला बनेगा बी, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को आया था। इसके बाद देखें तो आपका जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि ये आपका हो जाएगा सी, इसके बाद बनेगा, जो कि आपका नवंबर 1930 से जो है आपके जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो आपका जो है गांधी इरविन वार्ता, यानी कि जो गांधी इरविन जो बातचीत चली थी वह होगा, ठीक है, यानी कि डी इसके बाद बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका बचा ए, ठीक है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका बी सी डी ये जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बनेगा इसमें देखिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 और गांधी इरविन वार्ता 5 मार्च सन 1931 और कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए दोस्तों 193 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस दल ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय किया था? तो ऐसा इन चारों में से कौन सा दल था जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया था? जस्टिस पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बात की जाए साइमन कमीशन का विरोध न करने की बात, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर जो बनेगा जस्टिस पार्टी जो थी दोस्तों, इसने जो साइमन कमीशन था इसका नहीं विरोध करने का निर्णय लिया था दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिए कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया था, लेकिन जस्टिस पार्टी ने इसका विरोध नहीं करने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए दोस्तों ये 194 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो आपको बताना है कि इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक, ठीक है, पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? मैकडोनाल्ड है, बाल्डविन है, चर्चिल है, चैम्बरलिन दिया है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न और सभी लोग इस प्रश्न को कई बार पढ़े होंगे। ऑप्शन इसके लिए ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकडोनाल्ड जो थे दोस्तों 1932 में बदनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों 195 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, खालिस्तान दिया गया है, आगे कह रहा है कि के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली, यानी किसके तहत जो है भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1861, दूसरा कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1909, तीसरा है भारतीय शासन अधिनियम 1919, चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात की जाए इस प्रश्न के लिए दोस्तों तो याद रखें तो पृथक निर्वाचन की बात की गई है, तो यह दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए जो बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत दोस्तों, ठीक है, भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। एक प्रकार से भारत को बांटने की बात, ठीक है, वहां पे की गई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 196। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में नहीं लागू होती? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 196, तो 6ठी अनुसूची में जो स्वायत्त जिला परिषद जो की बात की गई है, यह उत्तर पूर्वी भारत के ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे यह चीज़ें लागू नहीं होती है? तो दोस्तों वह है आपका नागालैंड, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठी अनुसूची के तहत दोस्तों पूर्वोत्तर के 4 ऐसे राज्य जो कि लागू होता है, कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इसमें दोस्तों स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी होते हैं, इनकी जो संस्कृति
संस्कृति की रक्षा और जो उनके संरक्षण की जो है बात की गई है इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 197 प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 या 24 अगस्त 1946 या 10 अगस्त 1946। 197 नंबर का ये प्रश्न है। बात की जाए इस प्रश्न के लिए तो दोस्तों ये आंसर बनेगा आपका सी 24 अगस्त 1946। ठीक है, सी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 198। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1858, दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, तीसरा है भारतीय शासन अधिनियम 1919 और चौथा भारतीय शासन अधिनियम 1935। बात की जाए 198 नंबर प्रश्न के लिए, तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है और कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न, और इसका राइट आंसर जो बनेगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1958 याद रखें। इसे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम जो था उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत में जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व इसमें बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत की जो है उस समय प्रथम जो है वायसराय बने थे। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 199 प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, यह मूलभूत मूल्यों एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है। बी कह रहा है यह संविधान के सार को लिखित में रखता है, या यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है, या इसमें से सभी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? सत्य आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से। तो बात की जाए 199 के लिए दोस्तों, तो इसमें जो है हमारे जो आपका पहला ऑप्शन ए दिया गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विषय में ये सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। इस हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा हम लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी जो इसमें बातें बताई गई हैं तीनों ऑप्शनों में ऊपर के, वो सभी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके विषय में बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 200 का है। ठीक है, 200 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? तो 1935 का जो अधिनियम था दोस्तों, इसके विषय में आपको गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजा के द्वारा हस्ताक्षरित होने के उपरांत उसे जुलाई 1935 में लागू किया गया। दूसरा कह रहा है आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं था। तीसरा कह रहा है सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। चौथा कह रहा है कि केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधियों को अनुमन्य किया गया। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 200 बड़ा कह सकते हैं अच्छा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न असत्य में पूछा है, यानी कि रॉन्ग आपको जो है इसमें से ऑप्शन है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 200। बात की जाए इस प्रश्न का, जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था। किस विषय में? तो भारत सरकार अधिनियम के विषय में आपको गलत स्टेटमेंट देखना था। तो क्या है कि आवंटित प्रदत्त विषयों के संबंध में प्रांतों के पास स्वायत्तता नहीं था, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि इसके तहत दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिली थी। ठीक है, याद रखें इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू जो हुआ था द्वैध शासन 1919 के अनुसार इसको अब केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 201। प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के उपसभापति कौन चुने गए थे? उपसभापति की बात की गई है।
ए ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के एम मुंशी, बी कह रहे हैं सरदार बलदेव सिंह और सी राजगोपालाचारी, सी है एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, डी कह रहा है जी वी मावलंकर और रफी अहमद किदवई। तो 201 के लिए दोस्तों बात की जाए तो उपसभापति की बात की गई है। तो देखिए इसमें मुखर्जी साहब भी थे और कृष्णमाचारी भी थे। तो ऑप्शन जो बनेगा थर्ड यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 202। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निम्न में से क्या व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वयन का पुष्ट संवर्धन करती है। ए कह रहा है द्विसदनात्मक संसद, बी कह रहा है वास्तविक कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, सी कह रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और डी न्यायिक पुनरावलोकन। इस हिसाब से देखा जाए तो जो राइट आंसर बनेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, ये आप याद रखें। तो सी आंसर इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो लिखित संविधान संघवाद और मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपको बताना था कि इनमें से क्या व्यवस्था अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत तथा ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के समन्वयन का पुष्ट संवर्धन करती है, यानी कि वहां से ये मिलता जुलता है। तो कहाँ कहाँ से, तो आपके अमेरिकी और ब्रिटेन के। ठीक है, तो इसमें तो आपका जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं यह उसके पुष्टि करता है। तो ऑप्शन जो बनेगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके लिए दोस्तों ये 203 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत आसान सा प्रश्न है और इसका यदि हम लोग देखें तो जो राइट आंसर बनेगा, याद करें। ठीक है, क्या आंसर होगा, बी 9 दिसंबर 1946। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 को। आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 204। प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि बहुत चर्चित प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा वार्षिक अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था दोस्तों। तो 204 के लिए बात की जाए तो 1896 में दोस्तों पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय गीत था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वंदे मातरम ये जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, जिसकी रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 205। प्रश्न देखिए कह रहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है। हालांकि ये तो बहुत चर्चित शब्द है दोस्तों। ठीक है, यह वाक्य जो है बहुत चर्चित है दोस्तों। ये आपके डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, इन्हीं का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो बनेगा 205 के लिए डी। ठीक है, क्या बनेगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 206। प्रश्न करें कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया। तो ये आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है आपके लिए दोस्तों 207। प्रश्न करें निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाई यह कौन थे जिन्होंने कि भारत की संविधान सभा थी इसको भारत के सूक्ष्म चित्र की जो है संज्ञा दी थी। तो वह कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या ग्रेनविल ऑस्टिन, राजेंद्र प्रसाद या रजनी कोठारी। तो भाई 207 के यदि देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संविधान की सभा थी इसको इन्होंने भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें 207 के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। ठीक है, बिल्कुल। ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के, जो अमेरिका है वहाँ के ये राजनीतिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है ये आपका 208 और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, ऑप्शन जो बनेगा बी।
ठीक है, क्या आंसर बनेगा? बी आंसर इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित संविधान सभा थी उसकी यह अस्थायी जो है अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा को संबोधित करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा, जेबी कृपलानी थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल से हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जुड़िएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।